अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रमशगुल। मैं हूं अतहर अदील और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें क्या हम खबर से। कौमी टीम की होम ग्राउंड पर एक और बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट 1 इनिंग्स और 47 रन से जीत लिया। पाकिस्तान ने बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स में 500 या ज्यादा रन बनाकर हारने वाली पहली टीम बन गई। कौमी टीम का दूसरे इनिंग्स में फ्लॉप शो। पूरी टीम 220 रन पर आउट हो गई। सलमान आगा और आमिर जमाल के अलावा कोई बैटर जम ना सका। 63 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जैक लीच ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कारिस और एटकिंसन के 2-2 शिकार हुए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। आज की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस शिकस्त पर? बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। आप देखें, विनिंग एंड लूजिंग इज अ हैबिट, और ये पाकिस्तान को ये बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है अब हारने की। जब आप 500 स्कोर करके भी इतनी आसानी से हार गए। और फिक्र वाली बात तो ये थी कि तीसरे दिन के खेल के बाद पूरा पाकिस्तान कह रहा था ये मैच हार गया 2 दिन पहले ही। तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है लोगों की। वो होनी भी चाहिए, क्योंकि ना बैटिंग चल रही है, ना बॉलिंग चल रही है, ना फील्डिंग चल रही है, और ये काफी अरसे से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का तो माफ कर देते हैं जी, उनकी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन होम कंडीशन में मतवातर हारना, फिर वो बांग्लादेश से सीरीज भी हार गए। तो इस वक्त मैं तो काफी परेशान हूँ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा होगा, क्योंकि जब भी कैमरा पड़ता है सबके चेहरे गिरे हुए हैं, कोई कॉन्फिडेंस लेवल नजर नहीं आ रहा, और ना ही कोई ऐसी राह नजर आ रही है कि आगे जाके कोई बेहतर करें। तो आखिर ऐसा है क्यों मुदस्सिर नजर साहब? क्या वजूहात हैं? अगर डाइसेक्शन किया जाए तो क्यों टीम नहीं चल रही? देखें, एक बहुत बड़ा सवाल किया आपने। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कितने 2 सालों में कितने बोर्ड चेंजेस हुए हैं, कितने सेलेक्टर्स चेंज हुए हैं, कितने कप्तान चेंज हुए हैं। फिर आपकी जो मेजर नर्सरी थी, जहाँ से आपको लड़के पॉलिश होकर आया करते थे, जो NCA क्रिकेट अकेडमी जब से मैं पाकिस्तान छोड़ के आया हूँ, वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पे काम हो रहा। जो लड़के जो बच्चे इन्होंने लिए थे कोचिंग के लिए, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो आते सीधा पाकिस्तान टीम में घुस गए। तो इसलिए नेशनल अकेडमी में तो खाता प्रोग्राम चले ही नहीं। बेंच स्ट्रेंथ है कोई नहीं, बार बार हम उन्हीं को खिलाया जा रहे हैं, उन्हीं को खिलाया जा रहे हैं। उसके बाद सबसे मजाया बात यह है कि हम बात की हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। 800 स्कोर किया है इंग्लैंड ने, और शाहीन और दूसरे फास्ट बॉलर 20-20 ओवर की है, 26-26 ओवर। और उसके बाद हम कहते हैं हमें इनकी मैनेज करना चाहिए, इनका वर्कलोड। कौन सा वर्कलोड है ये? 20 ओवर 26 ओवर के ओवर होते हैं। ये तो बंदा 100 ओवर कर सकता है इस तरह की। 4-4 ओवर इनके सारे स्पेल होते हैं। आदत पड़ेगी इन सबको ये 20-20 मैचेस खेलने की, वो है ही नहीं। अगर मैं अपना देखूं तो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट में सिर्फ सैटरडे संडे को मैं मिला के 50 ओवर करता था। तो लोगों अब इनको तगड़े ही नहीं रह गए इतने। और बैटिंग में ऑब्वियसली जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है वो बाबर का आ रहा है। बाबर की फॉर्म बिल्कुल खत्म हुई है। अब उसको चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, जाके कोई 1-2 सेंचुरीज करे ताकि फॉर्म वापस आए। और ये फॉर्म आती जाती है, जहीबाज की भी गई, माजिद खान की भी गई, सभी हम इसमें से गुजरे, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग होकर दोबारा वापस लंबे लंबे रन किए। इसी तरह से बॉलर्स का है, शहीन का है, इनको रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट की जरूरत ये नहीं है कि अगर जाके बैठ जाए, नहीं, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजे, जहाँ जाके हैदराबाद, सक्कर, मुल्तान, जहाँ जहाँ मैच इनको खेलने दें, इनको लंबा लंबा ओवर करवाने दें। सही। मुदस्सिर नजर साहब, ये बताइएगा कि आपको ये जो मैच है, ये जो मैच हुआ, इसमें गेम प्लान समझ आया, हिकमत अमली समझ आई, और क्या आप समझते हैं कि विकेट की वजह से भी उसका भी कोई किरदार था हमारे हारने में और इंग्लैंड के जीतने में? बहुत बड़ा किरदार था पिच का, और पिच बिल्कुल उनके लिए ज्यादा साजगार इसलिए साबित हुई कि बड़ी प्लेसिड पिच थी, यहाँ बॉलिंग करनी मुश्किल थी। और उनके जो बॉलर्स हैं वो 6 फुट 4, 6 फुट 5 इंच उनका कद है, वो लाके उन्होंने सीम मारी, उन्होंने इनको तंग किया। हमारे बैट्समैन को बॉल उन्होंने आगे नहीं किए, खासकर दूसरी इनिंग में रन भी थे उनके पास काफी सारे।
तो एक दफा जब हम उनकी बैटिंग को आउट नहीं कर सकेंगे, अगर आप बार बार इस तरह की पिच जो रूट को देंगे तो बहुत आउट नहीं होने लगा हमारे से। और दूसरी जो परेशान कुन बात मेरी जो है बहुत ज्यादा कि स्पिनर तो हम खिलाते ही नहीं, यहाँ हमारे पास स्पिनर है नहीं, नुमान अली को लिया हुआ हमने खिलाया नहीं। और लंच से पहले कल बॉल रिवर्स हुआ, आमिर जमाल आया, उसने रिवर्स किया आते ही बॉल, और लेकिन लंच के बाद शहीन आया, उस तरह से रिवर्स बंद होगी। ये जो चीज होती थी हमारे पास, रिवर्स करना हर कोई रिवर्स कर सकता था, और फॉर सम रीजन हमारे 2 दिन फास्ट बॉलर इस वक्त खेले, उनका रिवर्स भी बंद हुआ हुआ, और इस पे काम करने वाली बात है। ठीक, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, आखिर क्या वजूहात है कि इतनी बदतरीन शिकस्त से आज 2-4 होना पड़ा? ये बिल्कुल आपने सही कहा है, और ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं बल्कि वर्ल्ड की क्रिकेट हिस्ट्री जो है उसमें ये टेस्ट मैच जो है वो इस तरह लिखा जाएगा ये अपने रिकॉर्ड बुक्स में कि एक टीम जो 556 रन बनाती है पहली में, तो वो ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ये सोचती है कि हम अब ये टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। और वही टेस्ट मैच, वही ये ऑलमोस्ट ये चार दिन और कुछ घंटे ये गेम हुई है, तो पाकिस्तान एक इनिंग और 47 रन से हार गया है। कैन यू बिलीव इट? ये पाकिस्तान की क्रिकेट के शान नहीं है। ये जिस तरह की हमने सेकेंड इनिंग में बैटिंग की है, ये एक रवायत बनती जा रही है, एक ट्रेडिशन बनती जा रही है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता है तो हमारी जो सेकेंड इनिंग है हम कम कर जाते हैं, हम ट्रिपल हो जाते हैं, हम बिल्कुल किसी किस्म की हमारी क्रिकेटिंग आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस है, जो अवेयरनेस है, जो रन्स बनाने की रफ्तार है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और हम एक रेत की दीवार साबित होते हैं। तो इसी से जाहिर आपको हो जाता है कि वो टीम जो कि 823 रन बनाए हैं उन्होंने आके इतने शिद्दत वाले मौसम में, उन्होंने इंग्लैंड में जो ठंडा मौसम था वहां से आए हैं, फिजिकल फिटनेस का, एटीट्यूड का, नेवर से डाई एटीट्यूड, और उन्होंने जिस किस्म की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की है, और ये टेस्ट मैच जो कि पाकिस्तान जीत सकता था, एक इनिंग्स और 47 रन से हार गया, ये मैं समझता हूँ कि ये बदतरीन शिकस्त है क्रिकेट की हिस्ट्री में। और ये जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ना, इनके सिस्टम से ये डिफीट और ये शिकस्त जो है ये नहीं निकल सकेगी। हम एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टेस्ट क्रिकेट की टीम बन गए हैं। 1 डे 10 चैंपियनशिप आप करवाते हैं और आपने टेस्ट मैचेस की तैयारी करनी है, उसके बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रही है। ये आपकी प्रिपरेशन है कि ये 2 टेस्ट बांग्लादेश और तीसरा ये इंग्लैंड के खिलाफ जब आप जिसके बाद दीगरे 3 हारे, उससे पहले 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारे, तो ये क्रिकेट का अलमिया है। ये पाकिस्तान की टीम जो है बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट के लायक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारे वो प्लेयर्स जो कि सेंचुरीज करते हैं जबकि चिप्स आर डाउन, जबकि हिम्मत की जरूरत है, ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज की जरूरत है, मेंटल एटीट्यूड की जरूरत है, हम बिल्कुल अपने आप को बेबस नजर आते हैं। और इंग्लैंड के बॉलर्स जो है वो 6 खिलाड़ी आउट कर लेते हैं 82 पर। ये तो एक थोड़ी सी पार्टनरशिप हो गई जिसकी वजह से हम थोड़ी सी ये रन बना सके, मगर ये डिफीट जो है ना, ये पाकिस्तान के सिस्टम से निकल नहीं सके। ठीक है मुदस्सिर नज़ीर साहब, अभी हम बात कर रहे थे पिच से रिलेटेड, तो पिच का कितना किरदार होता है खिलाड़ियों की जीत में? वही पिच है, वही ग्राउंड है, वहाँ पर इंग्लैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर जाती है, ना पाकिस्तानी बैटर चलते हैं ना पाकिस्तानी बॉलर्स चलते हैं। देखें, पहले मैंने कहा कि उनके बॉलर्स का लंबा है, वो लाके सीम मारते हैं उन्हें। अगर बांग्लादेश के भी वो जो राना था जिन्होंने पाकिस्तान बैट्समैन तंग किए, उन्होंने बहुत कोई आगे नहीं किया था पाकिस्तान को। ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल पे एक्सपर्ट किया जा रहा है इस वक्त। दूसरा, जब आप इस तरह की पिच दे देते हैं दूसरी टीम को, गोरों को आप ये पिच देते हो फ्लैश पिच, पहले वो पाकिस्तान आया करते घस गेंद स्पिन होता था, वो 1 दिन में 1.5 दिन में 2 दफा आउट हो जाते थे। तो आप अगर इस तरह की पिचेस बनाओगे, उनका बैट्समैन स्कोर करेंगे ही करेंगे। बॉलिंग भी आपकी कितनी खास है नहीं, रिवर्स हो नहीं रहा तो मार तो पड़ेगी। फिर अगर रिवर्स नहीं हुआ तो कम सीम हो, सीम के लिए आपको भीड़ पे ग्रीन ग्रास रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप स्पिन बॉलिंग बनाए, किसी एक तरफ तो जाए। आप इन बिटवीन आपने लाके खड़ा कर दिया कि नहीं हमने ड्रॉ कर रहा है, जब ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो उनके बॉलर लंबे हैं, वो आपको तंग करेंगे और रन उनके बैट्समैन कर देंगे, वो आपको 2 आउट कर देंगे। लेकिन ये इस सारा कहने के बाद भी जो कल शान मसूद ने बैटिंग की है,
कैप्टन है टीम का, 5 टेस्ट मैचेस हार चुका है, पहले इनिंग में 100 किया है, माशाल्लाह फॉर्म वापस है ये। और आके इतना बड़ा डेफिसिट आते कवर में कैच दिया, ओपनिंग बैट्समैन के कवर में कैच देना शायद 3 साल में एक दफा वो देता है इस तरह का कैच। उसके बाद मिड ऑफ पे कैच दिया, उसके बाद मिड विकेट पे कैच देकर चला गया। मुझे जहनी तौर पर मफलूज हुआ था। इसी तरह से बाकी लड़कों ने बैटिंग की है, रिजवान तक स्टेज पे नहीं लगा वो बैटिंग वो खेलेगा, इतनी प्लेसिड पिच पे पीछे घुसा हुआ था, अभी लगता है अभी गया। तो ये सारे सीनियर प्लेयर्स, इनका काम बनता था कि ठीक है हमने 2-2.5 दिन फील्डिंग की तो 1.5 दिन हमें बैटिंग करनी है, तो कम से कम पिच पे आके खड़ा होने की कोशिश तो करें। आउट होना स्कोर करना बात की बात है, लेकिन कोई एटीट्यूड तो हो कि पिच पे खड़े होना है। और भी इस स्टेज से आप मैच जीत नहीं सकते थे, लेकिन मैच बचा तो सकते थे। सही। अजहर खान साहब, शान मसूद की कैप्टनसी के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। 5 टेस्ट मैचेस कंसेक्टिव वो हार गए हैं उनकी क़यादत में। T20 वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस रही, बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ हुई और अब ये इंग्लैंड के साथ 2 मैचेस और बाकी हैं। बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे, शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम का इश्यू जो है ना वो ये है कि एक प्लेयर जो 17 इनिंग से 50 रन नहीं कर सका और ही इज सपोज टू बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, मगर जो स्टैट्स है ना वो बहुत बोलते हैं। वो अपना काम जो है ना, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें। जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आ रहे थे तो उनके चेहरे पर एक जो खौफ का अंसर था ना वो बिल्कुल नुमाया था। ऐसे लग रहा था कि वो ना डिफेंस करने के काबिल है और ना वो शॉट्स खेलने के काबिल है। टेस्ट क्रिकेट जो है ना, जब आप डाउन होते हैं ना तो आपको कम बैक करने के लिए अपने जो इब्तिदाई अयाम है ना उसके बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड करते हैं। जब आप डिफेंस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका डिफेंस जो है ना वो इतना पुख्ता नहीं है, इतना पक्का नहीं है कि आप बॉलर्स को ऑन मेरिट खेल सके। फिर जब आपकी जो ऑफ स्टंप की लाइन है ना, आपको उसका पता नहीं होता। जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपका बल्ला बाहर निकल जाता है, आपका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल सीधा रहता है। आप अगर देखें कि कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम को 3 से 4 दफा इस तरह आउट किया था। तो इन माय ओपिनियन मैं ये फील करता हूँ कि जो शान मसूद है उसकी कैप्टनसी में बहुत सारे सवालात हैं, वो जन्म ले रहे हैं। इनको जवाब देने के लिए द बेस्ट थिंग इज दिस कि अगर पाकिस्तान इस ट्रॉमा से नहीं निकलता और जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वरना परफॉर्मेंस इसी तरह की रहेगी और मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फलाह का पाकिस्तान सऊदी बिजनेस तकरीब से खिताब। कहा B2B मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। ये दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात के इजाफे में मज़ीद इजाफे का बायस बनेगा। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कहा खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफ़ती इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फ़ोरम से खिताब। कराची में NA 231 में मखसूस पोलिंग स्टेशन में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान बदनज़मी। नामालूम नकाबपोशों ने पोलिंग स्टेशन पर धावा बोल दिया। रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच और पुलिस में तलकलामी हुई। अब्दुल हकीम बलोच के वकील को अंदर जाने से रोकने पर पुलिस से तलकलामी शुरू हुई। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। बताइएगा आमिर, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, कराची का हल्का था कौमी असम्बली का NA 231, जिसके 4 पोलिंग स्टेशन थे जिनकी गिनती का हुक्म इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दिया था और आज सुबह 10 बजे रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची में इसी गिनती होनी थी। उम्मीदवार भी मौजूद थे, गिनती का वक्त भी हो चुका था। उसी दौरान कुछ नकाबपोश अफराद वहां पर घुसे हैं और उन्होंने 2 बोरे वहां से अमले से छीने हैं, तोड़फोड़ की है, मारा पीटा है और वो बोरे लेकर भागे हैं। और इलेक्शन कमीशन के बाहर एक बोरे को उन्होंने आग लगा दी जिसमें बैलेट पेपर और दीगर इंतखाबी मटेरियल मौजूद था। मुकम्मल तौर पर जल नहीं सका, लेकिन वो काफी देर तक इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बिखरा दिखाई
देता रहा। इस दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन नकाबपोश अफराद कुछ इलेक्शन मटेरियल लेकर बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। ये नशिस्त एन 231 पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने 389 वोट की बर्तरी से फतह हासिल की थी। इनके मुकाबले पर जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने खालिद महमूद एडवोकेट, उन्होंने 389 वोटों के फर्क से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उन्हीं की दरख्वास्त पर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हुक्म दिया था कि इन 4 हलकों की गिनती की जाए, जिनमें से 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनमें खालिद महमूद एडवोकेट को कोई वोट नहीं मिला था, जबकि सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन ऐसा था जिसमें उनको वोट मिले थे। जी, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात में है। पश्तून सकाफत में तशद्दुद नहीं, सूबे और अवाम को उनका हक नहीं दिया जा रहा। तरक्की के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है और जो फायरिंग हुआ, इसकी मजम्मत करता हूँ। और ये हमारे पश्तों का कल्चर है कि जब भी कोई चीज़ होती है तो वो जरगों से हल होती है, मशावरत से हल होती है, जोर और ज़बरदस्ती नहीं। इस सूबे को, इस आवाम को ना आप अपने राइट्स देते हैं, न उनके वसाइल पे उसका हक तस्लीम करते हैं, न उसको आप जो है उसकी जो इस वक्त हमारे बकायाजात है वफाक के साथ या वो भी नहीं दे रहे, जो फाटा के साथ कमिटमेंट है वो भी नहीं कर रहे। और उल्टा जो है ना, आपने कारोबार भी बंद किया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पे, तमाम जितने बॉर्डर है उसमें कारोबार भी बंद किया। तो आप हमें क्या मैसेज दे रहे हो? और फिर हमारे केपी हाउस को भी आप बंद कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अटैक भी कर रहे हो। तो ये रवैया इंतहाई काबिल तशवीश है, काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। पीटीआई एक प्रोपेगेंडा जमात है। वज़ीर इत्तलात उस्मा बखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। केपी हाउस में इन लोगों को शेल्टर दिया जाता है। तमाम चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत होना चाहिए। किसी से सियासी इंतकाम लेना होता तो अदालत पेश ना होती। उधर फेक वीडियो केस में FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। अहम खबर, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच गए। इजलास में आईनी तरमीम का मुजवज़ा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेंगे। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। बैठक आज पार्लियामेंट हाउस में सजी है, जिसमें खुसूसी कमेटी, जो पार्लियामेंट्री खुसूसी कमेटी है, उसका इजलास यहाँ पर मुनक्कद हुआ है। और इस वक्त ये इजलास इन कैमरा इजलास जारी है। सैयद खुर्शीद शाह जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, वो इस कमेटी की सदारत कर रहे हैं, जबकि स्पेशल इन्वाइटी के तौर के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, वो भी इस कमेटी के इजलास में शरीक हैं। इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, वो भी इस वक्त इस खुसूसी कमेटी के इजलास में शरीक है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि आज के इजलास में जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक के ऊपर जो पेशरफ्त से मुतल्लिक जो कोशिश की जाएगी, और JUI की जानिब से जो ठीक है वकास अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में पहुंच गए हैं। इजलास में आईनी तरमीम का मुजवज़ा ड्राफ्ट पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने ड्राफ्ट कमेटी में पेश करेंगी। वकास अहमद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स, इनलैंड रेवेन्यू और चीफ कलेक्टर्स पर मेंबर ऑपरेशन से पेश की मंजूरी के बगैर पोस्टिंग स्टेशन छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मीटिंग या सरकारी दौरे के लिए भी पोस्टिंग स्टेशन छोड़ने के लिए मुतल्लिका मेंबर ऑपरेशन से पेश की मंजूरी लेना होगी। कमिश्नर्स, इनलैंड रेवेन्यू और कलेक्टर्स पर मेंबर ऑपरेशन से पेश की मंजूरी के बगैर पोस्टिंग स्टेशन छोड़ने पर पाबंदी आयद होगी। मेंबर ऑपरेशन से पेश की मंजूरी के बगैर पोस्टिंग स्टेशन छोड़ना मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है और सिविल सर्वेंट रूल्स की भी खिलाफ वर्जी है। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 1.5 माह बाद बहाल हो गई। DS रेलवे के मुताबिक 40 दिन बाद ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। 1.5 माह के रिकॉर्ड टाइम में मुतासरा पुल को बनाकर ट्रेन सर्विस बहाल की गई। पुल पाकिस्तान रेलवेज की फनी टीम ने तामीर किया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस 1.5 माह बाद बहाल हो गई। इस न्यूज़ बुलेटिन सब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।